मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मैदान में हैं और मैदान में डटे हैं तमाम सियासत की दुनिया के बड़े खिलाड़ी। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हैं, तो दूसरी तरफ मैदान के छोर पर यहां पर फील्डिंग लगाए बैठे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। उनके साथ खड़े हैं दिग्विजय सिंह और तमाम युवा नेता जो कि अब पूर्व मंत्री के तौर पर मैदान संभाले हुए हैं। क्या कुछ मध्य प्रदेश के इन उपचुनाव की तस्वीर निकलने वाली है, मैदान के किस छोर पर रनों की बहार आने वाली है और कौन सी सीट किस दल के खाते में जाने वाली है, तमाम राजनीतिक मसलों पर बात करेंगे और इस उपचुनाव का एक सटीक राजनीतिक विश्लेषण लेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार और इंदौर प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी इस खास पेशकश में लाइव मौजूद रहेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति की दुनिया में जब भी कुछ घटता है तो कहा जाता है कि अरविंद तिवारी जी की जो कलम है वो बेधड़क उसे सच को लिखती भी है और कहा यह भी जाता है कि जब वो लिखते हैं तो राजनीति के कई पैमाने भी तय हो जाते हैं। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करेंगे क्योंकि स्टेडियम में 2020 का नजारा है और इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा के प्रश्न के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी भी इसे अग्नि परीक्षा समझ रही है और कांग्रेस इसे वापसी का एक बड़ा सुनहरा मौका मान रही है। अरविंद जी, क्या लगता है, 4 सीटें हैं, 3 विधानसभा की हैं, 1 लोकसभा की सीट है, चारों सीटों पर अमूमन आप गए हैं, राजनीति की हवाएं क्या कह रही हैं और कौन सा बल्लेबाज आपको लगता है कि धुआंधार भूमिका में नजर आ रहा है? महेंद्र जी, इन उपचुनाव की 2-3 बातें हम पहले डिस्कस करें, उसके बाद फिर विधानसभा और लोकसभा सीट के बारे में हम बात करेंगे। एक तो लंबे अंतराल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की परेशानी, किसानों की परेशानी, पर हेक्टर कृषि उत्पादन लागत का बढ़ना, ये मैदानी मुद्दे धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि वादे, दावे, प्रलोभन, इनके बीच में चुनाव चलता रहता, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मैदानी मुद्दे कहीं ना कहीं जनता को छू रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि जनता कहीं ना कहीं परेशान है, उसे अपनी परेशानी को जो है रखना मतलब पड़ रहा है, उसका परेशानी का ध्यान रखना पड़ रहा है। और अमूमन हमने देखा कि जब भी जनता इस मूड में रहती है ना, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी को उठाना पड़ता है, क्योंकि केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो अगर बुनियादी मुद्दों पे जनता परेशान रहती है ना, तो उसको क्या लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, लेकिन क्या है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जनता से रोज के जुड़े हुए मुद्दे, उस पर जनता मुझे परेशान कहीं ना कहीं नजर आए। दूसरा एक चीज और मैंने देखी कि इस बार कहीं कांग्रेस में सेबोटेज की स्थिति नहीं रही। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी। आपने भी खंडवा में देखा, जोबट में देखा, मैंने रेगांव में भी देखा, पृथ्वीपुर में भी देखा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी। और दूसरा उसका जो सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस का जो वर्कर है ग्रास रूट लेवल का, कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि 2023 में हम सत्ता में वापस आ सकते हैं, इसलिए हमको इन चुनावों को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अलग तरीके से चुनाव लड़ती है, बूथ लेवल पर नेटवर्क है, आरएसएस की मदद मिल जाती है, सब है। इस सब के बावजूद भी आखिरी समय तक भाजपा हड़बड़ाहट में रही पूरी। देखिए, चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहिए तो सब मानते हैं, चुनाव तो चुनाव है, जैसे युद्ध जैसा मामला है और साम दाम दंड भेद सब चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने देखा ना आखिरी दौर तक, आपने भी कल रात तक देखा जिस तरह की खबरें आती रही, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की परेशानी बढ़ी हुई थी। अब हम बात करते हैं खंडवा से। खंडवा मुझे लगता है कि 1991 में आखिरी बार कांग्रेस जीती है, 96 से वहाँ नंद कुमार सिंह चौहान सांसद थे। बहुत लंबा चौड़ा संसदीय क्षेत्र है, नेपानगर से लेकर बागली तक का संसदीय क्षेत्र है और अल्पसंख्यक मान लो, राजपूत मान लो, आदिवासी बहुत और पिछड़ा वर्ग, 4 कैटेगरी के जो वोटर हैं, ये जो है बड़े यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो दोनों चर्चित नाम थे, हर्षवर्धन चौहान और अर्चना चिटनिस, उनको छोड़कर एकदम तीसरा नाम ज्ञानेश्वर पाटिल का मैदान में उतार दिया। वो अपने आप को नंद कुमार सिंह चौहान का समर्थक, उनका शिष्य बताते रहे और जनता की वजह। लेकिन खंडवा में मैंने एक इस बार अजीब बात देखी कि पूरा संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्र का है, लेकिन ज्ञानेश्वर पाटिल बुरहानपुर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो खंडवा के लोग जो है, खंडवा में कांग्रेस ने उनको बाहरी बताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मतलब बुरहानपुर का व्यक्ति खंडवा में बाहरी साबित हो रहा था कि भैया इनको खंडवा में नहीं जानते, बागली में नहीं जानते। और इसी तरह राजनारायण सिंह जो खंडवा के थे, उनको बुरहानपुर के लोगों ने कहा कि भैया ये बाहरी हैं।
हालांकि राजनारायण सिंह 5 चुनाव लड़ चुके हैं, 3 चुनाव जीते, पुराने नेता हैं और वो उन्होंने इस चुनाव को बहुत ही दमदारी से लड़ा, हमने देखा। और चूंकि वो बहुत पॉलिटिकली बहुत सीनियर थे, 70 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, तो उनने सबको साधा भी। उन्होंने कह रहे थे पहले कि अरुण यादव नाराज हो जाएंगे, अरुण यादव उनको समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अरुण यादव सुभाष यादव से अपने संबंधों की दुहाई देकर अरुण यादव को साथ लिया। सारे नेता उनके लिए एकजुट हो गए। सुरेंद्र सिंह शेरा और अरुण यादव भले एक हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं बुरहानपुर की राजनीति में, लेकिन राजनारायण सिंह के लिए दोनों एक थे। तो मेरा आकलन ये जा रहा है, जो मैं तीनों चारों विधानसभा क्षेत्रों में घुमा हूँ, और था कि नतीजा मतलब इस चुनाव में खंडवा में पलड़ा मुझे कुछ भारतीय जनता पार्टी का भारी दिख रहा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है या एक तरफा जा रही है। संघर्षपूर्ण मुकाबला, लेकिन संघर्षपूर्ण मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त। अच्छा, दूसरा इस संसदीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ कि कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है, बड़वा सनावा में जो मेरी लोगों से बात हुई, कि कोई सचिन बिरला को भाजपा में लाना भाजपा के लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं रहा। मतलब वो भाजपा को अगर ऐसा लग रहा है कि सचिन बिरला के आने से गुर्जर वोट जो है वो एन ब्लॉक मिल जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। मतलब वहाँ जो कांग्रेस के पास भी सचिन बिरला के अलावा कई स्थापित गुर्जर नेता हैं, ताराचंद पटेल, जगदीश मोरानिया, नरेंद्र पटेल। और दूसरा है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भाजपा से लगाव रखने वाला गुर्जर है वो भाजपा को वोट देगा, कांग्रेस से लगाव रखने वाला गुर्जर कांग्रेस को वोट देगा। ऐसा कतई नहीं होगा कि सचिन बिरला के जाने के कारण एन ब्लॉक गुर्जर जो है वो चले, बल्कि उल्टा हुआ। मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो उसका एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज हुआ कि जब हम यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में थे, सब थे, तो आपने ये क्यों किया। क्योंकि आप एक बात बताइए ना कि अब 6 महीने बाद उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होगा तो फिर सचिन बिरला की दावेदारी सबसे मजबूत आएगी। तो बड़वा में जो भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने जमाया है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे आधार स्तंभ पे है, जिन्होंने वहाँ दरी बिछा के भारतीय जनता पार्टी का काम किया, वो आखिर उनके लिए तो एक सेटबैक हो जाएगा ना। तो इसलिए मेरा जो मानना है, खंडवा को लेकर मेरा बड़ा स्पष्ट आकलन है कि अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत और रही है खंडवा में कि ज्ञानेश्वर पाटिल, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत दमदारी चुनाव लड़ा, लेकिन ज्ञानेश्वर पाटिल पूरे संसदीय क्षेत्र में नॉन फेस नहीं था। वो नुकसान, हाँ, जनता के बीच में जो एक वो है ना भाई, राजनारायण सिंह भले उम्र दराज है सब, लेकिन वो चाहे भीकन गांव का गांव हो, चाहे बागली का गांव हो, चाहे पुनासा और मूंदी तो उनका खुद का होम एरिया है, तो ये वो पहचान उनकी सब जगह है, सिवाय नेपा नगर जैसे एरिया को अपन छोड़ दें। हालांकि मेरी बात हुई थी तुलसी सिलावट जी से, जो वहाँ लंबे समय से थे, प्रभारी थे, बुरहानपुर जैसा क्षेत्र देख रहे थे, और भी दीगर नेता, तो उनका तो दावा है। शंकर ललवानी इंदौर के सांसद थे जो पंधाना के प्रभारी थे, तो वो कह रहे हैं कि हम पंधाना से ही 50,000 से जीतेंगे। तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि 5 लाख से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कड़े मुकाबले में हम मतों पर बात नहीं करें, लेकिन कड़ा मुकाबला है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जैसा सोच रही थी कि आसान होगा, ऐसा आसान मुकाबला नहीं है, एक तरफा मैच नहीं है, कड़ा मुकाबला है। और उस कड़े मुकाबले में जीत का, रनों से जीत का अंतर जो है वो ये तो तय है कि जितनी वोट से नंदकुमार सिंह चौहान जीते थे वैसा अंतर तो यहाँ नहीं रहने वाला। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी इतिहास तो यहाँ नहीं रच सकती, लेकिन ये जरूर है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिकेट की दुनिया में एक बल्लेबाज को मिलता है, वो बल्लेबाज यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल बनते नजर आ रहे हैं। जनता के बीच में पैठ बड़े ही कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो एक कम अंतर से जीत यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा कुछ हम आकलन यहाँ पर आपके सामने ला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, हम आदिवासी बहुल उस क्षेत्र की बात करें जिसे जोबट विधानसभा कहा जाता है। कर्मभूमि भी है, रणभूमि भी है और आदिवासियों की जन्मभूमि भी है। आपने क्या वहां पर हवाएं देखी हैं? क्योंकि यहाँ मैदान में बीजेपी की तरफ से 4 बल्लेबाज मंत्री मैदान में थे। कांग्रेस ने भी यहाँ पर एक ऐसे सीनियर एमएलए रवि जोशी जी को प्रभारी बनाकर जो है तुरुप का इक्का खेला था। क्या आपको यहाँ पर ये मैच रोमांचक नजर आता है, जोबट का उपचुनावी? नहीं, जोबट का मैच भी जो है उपचुनाव का 2020 का बहुत ही रोचक है, संघर्षपूर्ण है और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। 4 मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, 2-2 ब्लॉक, एक ब्लॉक जो है एक मंत्री के जुम्मे था, और पूरे समय ये मंत्री वही रहे। आज भी ये सब मंत्री उस विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द ही हैं। आचार संहिता का पालन के कारण इनको जो है क्षेत्र में तो रह नहीं सकते थे, लेकिन क्षेत्र के आसपास ही हैं गए। जोबट में मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया था सुलोचना रावत को लाके, और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना था कि सुलोचना रावत का जो 20-30 हज़ार
वोट का बैंक है। और माधो सिंह जब भी लड़े 2003 से लेकर अभी तक वो 52-53 हज़ार वोट हमेशा ले गए। तो ये जो दोनों के वोट हैं ये मिला के एक सम्मानजनक जीत भारतीय जनता पार्टी को इस 2020 में दिलवा देंगे, लेकिन मुझे ऐसा होता दिख नहीं रहा। दरअसल सुलोचना तो कांग्रेस से भाजपा में आ गई, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेसियों का जो है उसने कांग्रेस में ही रहना उचित समझा। और इस ट्राइबल बेल्ट को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। 1980 के चुनाव के बाद से लगातार जब थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ थी, तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आज भी कांग्रेस के प्रति, इंदिरा गांधी के प्रति, राजीव गांधी के प्रति लोगों में एक अलग भाव है, उसका फायदा मिल जाता है। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा क्या है कि सुलोचना कांग्रेस से भाजपा में चली गई, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा वर्ग उनको ग्राह्य नहीं कर रहा है वहाँ पे, और मतलब यही मानता है कि वो कांग्रेस, मतलब भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन उनको उनमें कांग्रेस की ही छाया नजर आती है। मतदाता कंफ्यूज है। तीसरा क्या है कि जब तक ये सारे मंत्री खुलकर प्रचार कर रहे थे, विधायक प्रचार कर रहे थे, सांसद प्रचार कर रहे थे, तब तक वहाँ स्थितियाँ बहुत अलग थी। लेकिन जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू हुई और 72 घंटे पहले, उसके बाद जो इंटरनल मैनेजमेंट इलेक्शन का रहता है, दोनों उम्मीदवारों की जिसमें अहम भूमिका रहती है, दोनों उम्मीदवार या उनसे जुड़े लोगों की, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसमें महेश पटेल जो है वो सुलोचना से आगे रहे। इस ट्राइबल बेल्ट का मेरा बहुत पुराना अनुभव है कि यहाँ चुनाव आखिरी 3 दिनों का ही होता है, और उस 3 दिनों में जो मारे सो मीर। हाँ, 72 घंटे का चुनाव, इस बार अभी तक तो 48 घंटे का ही होता था, 72 घंटे कर दिए। उसमें जिस व्यक्ति को इंटरनल इक्वेशन मालूम है कि कौन तड़वी वजनदार है, कौन पटेल वजनदार है, कौन सरपंच वजनदार है, तो वो मैनेज करने में उसको आसानी रहती है, बजाय उस उम्मीदवार के कि जो सोचे कि पार्टी के सारे दिग्गज नेता अब आचार संहिता लागू होने के बाद तो खुलकर आपका वो नहीं कर सकते हैं जब समय सीमा लागू हो जाती है। हाँ, तो कैंडिडेट की भूमिका में मुझे कहीं ना कहीं सुलोचना जो है वो महेश पटेल से पीछे नजर आ रही है। तीसरा, यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है महेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3-4 प्रमुख नेताओं का टिकट काटकर सुलोचना को टिकट दिया। माधो सिंह हो, मुकाम सिंह डावर हो, दीपक चौहान हो, मुकाम सिंह किराड़े हो, इनके टिकट काट कर उन्होंने जो है सुलोचना को दिया। सुलोचना जीतती है तो अगला चुनाव में भी टिकट सुलोचना है उनके बेटे को मिलेगा। तो ये जो 7-8 साल की जो राजनीतिक वनवास की स्थिति है ना, ये बहुत आसानी से नेताओं को पचती नहीं है भाई। तो वो कितनी ईमानदारी से माधो सिंह सुलोचना का साथ देते हैं या दीपक चौहान साथ देते हैं, इस पर बहुत कुछ नतीजा निर्भर करने वाला। लेकिन हम अगर ओवरऑल बात करें कि मैच में फतेह की संभावना किसकी ज़्यादा है, तो संभावना का पक्ष जो है वो महेश पटेल के पक्ष में है। एक सवाल और मेरे जहन में था, चूंकि जोबट का मसला है और ऐसे नेता वहां पर प्रभारी बनाए गए थे दोनों ही तरफ से जो अपनी तरह से राजनीति के महारथी भी माने जाते हैं। कांग्रेस ने एमएलए रवि जोशी तो बीजेपी ने एमएलए रमेश मेंदोला, तो ये चुनावी मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी हैं, महारथी हैं। तो क्या इनका कोई आपको रोल पार्ट वहां पर नजर आया? नहीं, निश्चित तौर पर नजर आया भाई। रमेश मेंदोला इतने चुनाव का संचालन कर चुके हैं, किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी सौंपा जाना ये चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाई प्रदेश नेतृत्व ने तो बोल दिया कि ये मंत्री चला जाए, ये सांसद चला जाए, विधायक चला, लेकिन उस व्यक्ति किस व्यक्ति से क्या काम लेना है, ये तो इसमें तो चुनाव संचालक की, चुनाव प्रभारी की भूमिका रहती है। और रमेश मेंदोला इस भूमिका को बखूबी निभाते हैं। मैंने मेघनगर में भी देखा था उपचुनाव में, झाबुआ के उपचुनाव में भी देखा था, तो वो इस भूमिका को बखूबी निभा रहे थे। इसमें क्या रहता है मैन भाई, इस सिचुएशन में नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। भाई फौज चली आती है, और आपका अनुभव रहा होगा, झाबुआ में भी आपने देखा था कि जब बाहरी नेता बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो स्थानीय कार्यकर्ता आपको उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसको लगता है कि पार्टी को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाहरी नेता कोई बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं हो पाते। कांग्रेस ने भी इसीलिए कमलनाथ ने अपने विश्वस्त रवि जोशी को बनाया, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने दमोह का चुनाव जीता, दिमनी का चुनाव जीता। एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं। ये ऐसा दायित्व रहता है जिसमें आदमी का खुद का मूवमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन वो लोगों का प्रॉपर मूवमेंट करवा सके। हाँ, स्ट्रेटेजिकली उसको किसकी कहाँ उपयोगिता है, कौन कहाँ कितना वजनदार साबित हो सकता है, इसी के मद्देनजर इन दोनों नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और मुझे लगता है कि दोनों मैनेजर जो हैं ये अपनी भूमिका के साथ न्याय करने में सफल रहे। चलिए, बड़ी बात है, खिलाड़ी जरूर महेश पटेल और सुलोचना रावत हैं, लेकिन जो टीम के मैनेजर हैं, अब उनका मैनेजमेंट कितना यहाँ पर जो है कामयाब हुआ है, सफल हुआ है, जनता को भाया है, आदिवासी भाइयों का दिल जीत पाया है, ये हमें चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस 2020 में जोबट में जो है कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाती नजर आ रही है, और मतदान का भी जो प्रतिशत निकल कर आया है वो भी कुछ ऐसी ही तस्वीर को उकेरता है कि कांग्रेस का पलड़ा लगता है कि चुनाव
नतीजों में भी इसी तरह से भारी नजर आएगा। बहरहाल अब चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि असली तस्वीर क्या है, लेकिन जोबट की जनता ने इतना तो बता दिया है कि पारंपरिक मुद्दों पर जो है उसने विश्वास किया है और मैनेजमेंट किसका भारी रहा है ये हमें नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, रेगांव की बात कर लेते हैं। ये वो विधानसभा सीट है जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही अग्नि परीक्षा जैसा खेल था। मतदान के प्रतिशत की बात करें या प्रत्याशी चयन की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दलों ने बड़े सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाए हैं। इस 2020 में आपका क्या आकलन है खासतौर? देखिए, रेगांव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाली सीट रही है। जुगल किशोर बागरी कई सालों से वहाँ से विधायक थे, उनके निधन से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बागरी परिवार से तो किसी को बनाया नहीं, जुगल किशोर बागरी के परिवार से पुष्पराज को भी नहीं दिया, उनकी बहू को भी नहीं दिया, और उनके छोटे बेटे देवराज को भी टिकट नहीं दिया। मतलब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का जो ठप्पा उस पर लग रहा उससे दूर रहना चाहती थी, इसीलिए हर्षवर्धन चौहान को भी टिकट नहीं दिया और इसीलिए बागरी परिवार से भी न पुष्पराज को, न देवराज को, न पुष्पराज की पत्नी को टिकट दी। प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया गया और प्रतिमा बागरी के साथ मुकाबला करने के लिए कल्पना वर्मा को कांग्रेस मैदान में लाई। पहले चर्चा थी कि उषा वर्मा जो यहाँ से बसपा की उम्मीदवार रही, उनको मैदान में लाया जा सकता, लेकिन कल्पना वर्मा को पार्टी ने चुनाव लड़ाया। अब यहाँ पे बागरी परिवार की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जुगल किशोर बागरी यहाँ से 3-4 बार एमएलए रहे, उनको यहाँ के सारे समीकरण मालूम है। जो अभी तक हमारे पास मतदान के 2-3 दिन पहले तक की खबर आ रही थी, वो खबर ये संकेत दे रही थी कि बागरी परिवार प्रतिमा का अभी तक खुलकर साथ नहीं दे रहा। महेंद्र जी, अगर इस विधानसभा क्षेत्र में बागरी परिवार ने, दूसरा ये कि यहाँ से धीरेन्द्र सिंह धीरू निर्दलीय खड़े हो गए, जो पूर्व विधायक हैं, जिला पंचायत सतना के अध्यक्ष हैं, वो भी उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी वर्ग के जो बागरी समाज बागरी हैं, प्रतिमा बागरी। अब यदि बागरी वोटों का विभाजन हो जाता है यहाँ पर, बागरी वोटा तो भाजपा के लिए मुश्किल है ना, स्वाभाविक है कि आपको लगता है कि हमने बागरी उम्मीदवार बनाया बागरी वर्ग से, उसको अच्छा वोट मिलेगा, लेकिन उसी वर्ग के वोटों का अच्छा, धीरेन्द्र सिंह धीरू पुराने नेता हैं, सतना के जनता दल से विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, अगर वो एक अच्छा खासा वोटों का डिवीजन कर लेते तो कहीं ना कहीं यहाँ परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि सारी स्थितियाँ हम देख रहे हैं, जिस तरह से सतना के सांसद गणेश सिंह लगे हुए थे, उन पे तो आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज हुआ, सब तो हाँ, ये सारा जो मामला चल रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब वहाँ क्लीन स्वीप की स्थिति में तो नहीं है कि हम क्लीन स्वीप कर लें, क्योंकि एक तो ये धीरेन्द्र सिंह धीरू का खड़ा होना और दूसरा बागरी परिवार के बीच में जो मतभेदता चल रही है, आपस में एक दूसरे की जिस ईमानदारी से मदद होना चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो वो इस परंपरागत सीट पे कहीं ना कहीं मतलब एक चुनौती भाजपा के सामने खड़ी हो सकती। लेकिन इस सब के बावजूद ये माना जाएगा कि अंतिम दौर में आते आते चुनाव यहाँ भाजपा ने मैनेज कर लिया। भाजपा प्रत्याशी जो है कांग्रेस के उम्मीदवार की तुलना में यहाँ पर मतलब फाइट वाले इलेक्शन में भाजपा जो है वो थोड़ा सा प्लस पे मुझे नजर आ रहा है। जी जी, चलिए, बड़ी बात है। ये 2020 यहाँ पर जनता के पाले में जरूर गेंद लेकर आता है, लेकिन कहा जाता है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका असर और उसका प्रभाव भी उपचुनाव में साफ तौर पर परिलक्षित होता है। शायद यही वजह है कि रेगांव में मुद्दे पीछे रह गए और सरकार के जो तमाम चेहरे हैं वो प्रत्याशियों के साथ खड़े नजर आए। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इस 2020 में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, ऐसा कुछ कहना है देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्री अरविंद तिवारी जी का। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की तरफ चलते हैं। यहां पर भी जो मुकाबला है बड़ा रोमांचक रहा। एक तरफ नितेंद्र सिंह राठौर जो कि स्वर्गीय पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी के पुत्र हैं, और दूसरी तरफ शिशुपाल यादव, यानी कि यहाँ भी वोटों की सेंधमारी का कमाल दोनों ही राजनीतिक दलों ने करने में कोई कमी कसर बाकी नहीं छोड़ी। सर, आपका आकलन क्या है, इस 2020 का क्या मुकाबला? बृजेंद्र सिंह इस क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय नेता रहे। मुझे अच्छे से ध्यान है कि 80 और 85 में यहाँ से रामरतन चतुर्वेदी विधायक हुआ करते थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़के बृजेंद्र सिंह ने रामरतन चतुर्वेदी को पहला चुनाव हराया संभवतः 1990 में, और उसके बाद रामरतन चतुर्वेदी राजनीतिक रूप से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, उनकी राजनीति खत्म हो गई क्षेत्र में। लगातार कई चुनाव जीते, फिर कांग्रेस में आ गए, मंत्री रहे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। कोरोना के दौर में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, तो एक तो नृपेन को, उनके बेटे को अपने पिता की जो मौत की सहानुभूति, पिता के कारण जो सहानुभूति का फायदा मिल रहा है। दूसरा ये कहीं ना कहीं परंपरागत क्षेत्र है पृथ्वीपुर कांग्रेस का, लगातार 3-4 चुनाव से बृजेंद्र सिंह वहाँ से जीत रहे थे, उनका वहाँ के मतदाताओं से बड़ा जीवंत संपर्क था और एक सहानुभूति का भाव है, इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। शिशुपाल यादव को भाजपा ने टिकट दिया, ये पहले निर्दलीय लड़के भाजपा को चौथे नंबर पे खिसका चुके थे वहाँ पे, तो इनका राजनीतिक वजन तो है। अच्छा, दूसरा है कि ठाकुर और यादव, ये बड़ा इक्वेशन इस पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो बात हमने रेगांव को लेके कही, हम बात करें, अच्छा बृजेंद्र सिंह की पत्नी घूम रही है
एक स्वाभाविक है कि एक ये जो पुरानी परंपरा जो एक रहता है ना मामला कि हाँ उनका विजय सिंह चले गए तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वाला मामला, तो उनने कहा एक सहानुभूति वाला, बोले एक मौका तो इसको दे दें अपन। भाई ठीक है ना, उन्होंने कहा अगर अभी 2023 में फिर चुनाव होना है तो अभी के 21 के चुनाव में उन्होंने कहा इसको मौका देके देखो, अपने 4 बार के 5 बार के एमएलए का बेटा है, इसके पिता की मौत हो गई, एक सहानुभूति का भाव रहता है। दूसरी ओर शिशुपाल जो है वो चूँकि निर्दलीय लड़के बहुत पावरफुल रहे थे, अच्छा खासा उन्होंने प्रदर्शन किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ लिया और वो उमा भारती के चूँकि प्रभाव का क्षेत्र है तो वो लोधी मतों के समीकरण को, लोधी यादव, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेने की पूरी कोशिश कर रही। अंदाज लगाइए ना कि मुख्यमंत्री 6 बार गए उस विधानसभा क्षेत्र में, नामांकन दाखिल करने से लेकर मतदान के बीच में 6 बार गए, एक बार नाइट हॉल्ट भी किया उन्होंने वहाँ। और उनको ऐसा लग रहा है कि हम अगर यहाँ थोड़ी मेहनत ईमानदारी से हो जाएगी, यहाँ के मतदाताओं ने अगर सहानुभूति का भाव नहीं रहा तो हम किसी न किसी स्थिति में इस सीट को जीत सकते हैं, कांग्रेस को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में है। चलिए, बड़ी बात है क्योंकि मैदान की छोर पर एक ऐसे बल्लेबाज खड़े हैं जो कि अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। पिता की मौत के बाद जब राजनीतिक मैदान में बेटा कूदता है तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में सहानुभूति भी आ जाती है और पॉलिटिक्स में इमोशनल तड़का भी लग जाता है। बहरहाल जनता बड़ी समझदार है और ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। ऐसे में देखना बहुत लाजमी होगा कि पृथ्वीपुर का जो मैच है ये किन अंतिम ओवरों में आकर क्या नितेंद्र सिंह राठौर के पाले में ही रहता है या फिर भाजपा की सेंधमारी की राजनीति यहां पर हावी हो पाती है। बहरहाल हमने कोशिश करी कि खंडवा संसदीय सीट पर कैसे यहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल और राजनारायण सिंह पुर्णी में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने रखें। और मतदान का प्रतिशत आज जरूर ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा, नतीजे जरूर यहां पर 2 तारीख को सामने आएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले क्या कुछ आकलन यहां पर निकल कर आता है, क्या पॉलिटिकल एनालिसिस बनता है, चाहे हम रेगांव की बात करें या जोबट विधानसभा की बात करें, क्योंकि ये राजनीतिक दलों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये उपचुनाव कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव तय करेंगे कि आने वाले कल में जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उसके नतीजे क्या होने वाले हैं, उसकी भी एक तस्वीर, एक दर्पण यहाँ पर देख पाएंगे। जी, बहुत इक्वेशंस इसमें तय हो जाएंगी क्योंकि ग्रामीण मतदाता भी है और हर वर्ग से आने वाला मतदाता यहाँ पर ये चारों सीटों पर जो है अपना फैसला सुनाने वाला है। उम्मीद है कि आपको एमपी न्यूज़ की ये खास कोशिश पसंद आई होगी और मैदान के हर छोर पर बल्लेबाजी करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री की फील्डिंग, कमलनाथ किस तरह से चुनावी इलेक्शन मैनेजमेंट में खुद को झोंके हुए थे और कैसे कांग्रेस और भाजपा ये 2020 में पूरी जान लगाकर यहां पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए बैठी थी। उम्मीद है कि सर दर्शकों को ये न केवल आपका पॉलिटिकल एनालिसिस भी पसंद आएगा और हर बार की तरह जब हमने पिछले उपचुनाव में 28 सीटों का ब्यौरा जो है जनता के सामने रखा था तो लाखों लाख दर्शकों ने उसे सराहा था, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाई थी। ये 4 सीटों का भी जो खाका है या कहा जाए जो डाटा है वो जरूर आपको पसंद आएगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।